सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मिले हैं, और सिर्फ समान ही नहीं है, उनकी परिभाषा कितनी सुंदर की है। जो कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से मिलकर यह संसार की सृष्टि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने शंकर पार्वती के रूप में की है। खाली शब्द से कविता नहीं होती अगर अर्थ ना हो, और अर्थ तब तक व्यक्त नहीं हो सकता जब तक शब्द ना हो। तो आप सोचिए इस प्रकार की समानता। अब चलिए आप कहेंगे चलो भाई ये तो था आपका आइडियोलॉजिकल रहा होगा, ये प्रैक्टिकल कहां था। तो अब मैं बताता हूं, विश्व की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में सबसे पहले महिला रूलर कौन हुई? 4th सेंचुरी में गुप्त काल में प्रभावती गुप्त ने शासन किया। उसके बाद के काल में मध्यकाल आते आते कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत हुई। इस दौर में आप बताओ तुम्हारे यहां कितनी हुई, कितनी रानियां हुई बताओ? मैं तो कई बार एक बच्चों के बीच में गया, जब वो कहने लगे तो उन दिनों ये बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, वैसे उसके बहुत से कथानक के बहुत पक्ष से हम सहमत नहीं है, पर मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा फिल्म देखे हो? कहते हाँ सब देखे। मैंने कहा बताओ बाजीराव अपनी मां को ओवर रूल नहीं कर पा रहे थे, तो देख रहे थे ना फिल्म में कि कितना सब कुछ होने के बाद भी उनकी मां उन पे भारी पड़ रही, तो उसके बाद तुम कहते हो कि पावर नहीं थी। तो मैंने कहा जो फैक्ट है उसको देखिए, और ये वो दौर है जब यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था। विचक्राफ्ट एक्ट समझते हैं? किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और विचक्राफ्ट एक्ट जानते हैं ब्रिटेन में कब तक रहा? 1952 तक। एक मुकदमा 1952 में दर्ज हो गया। अब ये बताइए हमारे यहां तो 1947 से सबको बराबर वोट का अधिकार मिल गया। 1920 और 21 में मैडम भीखा जी कामा वगैरह, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रह ली। अमेरिका जो इतना ज्ञान देता, वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1919 में। खाता खोलने का अधिकार 1950 के बाद मिला, उससे पहले बैंक में खाता नहीं अकेले खोल सकती थी। और यूरोप में तो कुछ देश ऐसे थे, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1990 में मिला है। और आज भी अभी मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था समाप्त की जिसे मेहरम की परंपरा कहते थे, यानी अगर 4 महिलाएं भी चाहें तो वह अकेले हज पर नहीं जा सकती थी जब तक कोई पुरुष साथ में ना जाए, उसको मेहरम कहते थे। अब हमारी सरकार ने व्यवस्था समाप्त की कि अगर मां बेटी जाना चाहें या 4 महिलाएं या 10 महिलाएं मिलकर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने अनादिकाल से लेके आज तक का उदाहरण बता दिया बराबरी का, और उसके बाद हमें समझाया जाता था कि हम साहब बराबरी की बात नहीं करते थे। अब दूसरा आप आइए, कहा जाता है कि साहब इंडिया में कास्ट सिस्टम हिंदू समाज में बहुत प्रभावी था। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कास्ट वर्ड किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और जब ये कहा जाता है कि हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जो आखिरी जातिगत सेंसस हुई 1931 में हुई, जिसमें 4114 जातियों का उल्लेख है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई हिंदू धर्मग्रंथ बता दो जिसमें 4000 जातियां लिखी हों। बताओ भाई कहां लिखी हैं? और जो तुमने हायरार्की डिसाइड कर दी, ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक यह कहता था। मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात यह है, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया, और जानते किस आधार पे ऊपर नीचे किया है? वो आधार जो अब दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। क्या? जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा हो, रंग। ये बात जिस पे डार्विन ने किया था आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, एक बार हमसे
एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? भाई ये ब्राह्मणिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है और दलित नैरेटिव रावण के साथ है, आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं आप? राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। वेद व्यास अष्टादश पुराण उन्होंने लिखे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी राम कथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। अच्छा चलिए, आपने कहा, ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है? जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं ये आप क्या लिखा, विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगास्थनीज ने इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, वो उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है, तो ये प्रूवन एक बुक थी और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है। उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। यह कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। जब हमारे अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ। अब